ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ। फार्म इजी का आईपीओ टल रहा है और साथ ही हम देख रहे हैं ये भारी पड़ता हुआ मेट्रोपोलिस हेल्थ, साथ ही साथ थायरो केयर पर। थायरो केयर तो ऑफ कोर्स फार्म इजी ने अक्वायर कर ली थी और फिर वो लग रहा था कि एक बड़ी वैल्यूएशन मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन वैल्यूएशन करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय मार्केट एनवायरनमेंट को लेकर। अच्छा, स्टॉक पर बात करेंगे, लेकिन इस बीच जो अपडेट ये आ रहा है, राकेश झुनझुनवाला के निधन के बाद सवाल यही उठ रहा था कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसे कौन मैनेज करेगा। तो इन्वेस्टमेंट्स आपको बता दिया गया था पहले ही कि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स या फिर सभी इन्वेस्टमेंट्स राकेश झुनझुनवाला ट्रस्ट में डाल दी गई थी। और दरअसल राकेश झुनझुनवाला ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी जो होंगे वो उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड आर के दमानी रहेंगे। तो ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ आपके लिए। तो राकेश झुनझुनवाला वाली जो कंपनियां हैं उन पर भी नजरें होनी चाहिए। वैसे इन स्टॉक्स ने करेक्शन तो दिखाया है नहीं, क्योंकि उस ट्रस्ट को काफ़ी प्रोफेशनली मैनेज किया जा रहा था अब तक। और आरजे एस्टेट के मुख्य ट्रस्टी आर के दमानी होंगे। ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ। ये मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव खबर है, जिसका अंदाज़ा इनफैक्ट मार्केट को पहले से था। आपको याद होगा इसकी हम चर्चा सीएनबीसी आवाज़ पर पहले भी कर रहे थे। नो सरप्राइजेस इन दैट, लेकिन ये फिलहाल एक अपडेट आ गया है। सुमित, मुझे याद है जिस दिन हम इनफैक्ट वो पूरी प्रोग्रामिंग सीएनबीसी आवाज़ पर लेकर भी आए थे, तो इसकी जानकारी आप ही दे रहे थे। ये बाजार में बस पहले ही था कि ये पहले ट्रस्ट में सारी जो होल्डिंग्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उसको कल्पराज धर्माशी जो कि हेड कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके दो और ट्रस्टेड पार्टनर्स में अमल पारेख और आर के दमानी साहब का नाम शामिल आया था। और अब इसमें जो फर्दर डिटेल आते हुए दिखाई पड़ रही है कि पूरी जो ट्रस्ट के हेड होंगे वो आर के दमानी सर होंगे, और वो उनके ऑलरेडी वो उन्हें गुरु के तौर पे मानते भी थे। और सभी जानते हैं किस तरह की मासिव होल्डिंग्स को वो होल्ड करते हैं दमानी सर अपने पोर्टफोलियो में भी। और बाकी जो दो नाम यहाँ पर आ रहे हैं उसमें मार्केट में जो बस था वो कल्पराज धर्माशी और साथ साथ अमल पारेख का था, लेकिन जो और डिटेल्स आ रही हैं उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्पल शेठ और अमित गोयला भी जो रारे एंटरप्राइजेज हैं उनको देखेंगे। तो आरजे एस्टेट के जो मुख्य ट्रस्टी होंगे वो आर के दमानी होंगे और रारे एंटरप्राइजेज को और साथ साथ अमित गोयला जो हैं वो इसको मैनेज करेंगे, जो ऑलरेडी इस कंपनी के साथ काफ़ी समय से एसोसिएटेड थे। तो यहाँ पर वो जितने भी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन होगी वो उनकी तरफ से देखी जाएगी। तो एक बड़ी अपडेट ऑफ कोर्स, इनकी जो झुनझुनवाला एस्टेट की जो रफली एस्टिमेट थी कि कितनी बड़ी होल्डिंग है, करीब करीब 30,000 करोड़ के ऊपर मानी जा रही थी, याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर एक वरिष्ठ अधिकारी दरअसल उस ट्रस्ट को मैनेज करे और वो होता हुआ दिखाई देगा। तो नजरें रहेंगी टाइटन पर, टाटा मोटर्स पर, स्टार हेल्थ पर, क्रिसिल जैसे स्टॉक्स पर, जो वैसे भी रेडार पर रहते हैं, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला का वहां पर साइजेबल हिस्सा रहा है। चलिए वापस बात करते हैं इन डायग्नोस्टिक कंपनियों की। शरद, ये जो अपडेट आया फार्म इजी का आईपीओ नहीं होगा, अब अलग जरिए से दरअसल वो फंड रेस करेंगे, तो थायरो केयर के लिए तो अब कैसे पड़े, उनके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि थायरो केयर का जो मैनेजमेंट था वो तो उनको पोजेशन देकर निकल गया है, लेकिन जो रिटेल निवेशक अभी भी थायरो केयर को होल्ड कर रहे हैं इन द होप कि आगे फार्म इजी की लिस्टिंग होगी, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वैल्यू इनको मिलती हुई दिखाई देगी। क्या अप्रोच होनी चाहिए उनकी? देखिए, वैल्यूएशन वाइज तो थोड़े एक्सपेंसिव हैं ये सारे स्टॉक्स अभी भी। कंपैरेटिवली मुझे लगता है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स बेटर वैल्यूड है, सिमिलर ग्रोथ रेट्स आपको मिलेंगी, लेकिन वो लोअर एंड को केटर करते हैं, तो वहां पे जो प्राइस कर्टेलमेंट या कट का रिस्क है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। जहां तक ये ऑनलाइन वाली स्पेस की बात है, मेरा अभी भी यही मानना है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो ग्रोथ आएगी उसमें काफी स्पेस है और काफी रैपिड ग्रोथ आनी चाहिए। और कैसे हम जो टायर 2 टायर 3 सिटीज को या जो अनसर्व्ड पोर्शन है उसको कैसे बेटर केटर करते हैं इनके थ्रू, वो एक मेजर मेरे हिसाब से चैलेंज हुआ जो अगर ये एड्रेस करते हैं। क्योंकि अर्बन सेंटर्स में तो लगभग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बट मुझे लगता है जैसे जैसे आप सिटी के बाहर जाते हैं वैसे वैसे इन फैसिलिटीज की काफी बड़ी रिक्वायरमेंट है जो अनमेट है, तो उसको ये कैसे केटर करते हैं आने वाले समय में, वो एक मेजर ग्रोथ चैलेंज रह सकता है स्पेस के लिए। वैल्यूएशन वाइज ये स्पेस लगभग मुझे फुल्ली वैल्यूड लगती है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स एक स्टॉक्स है जो हमने देखा था लोअर एंड पे, तो वहाँ ग्रोथ ठीक ठाक है और वैल्यूएशंस महंगी नहीं है, शायद 12-13 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो वो कंपैरेटिवली बेटर लगता है।
चलिए एक काम करते हैं, अगर आप देखें डायग्नोस्टिक स्टॉक से बाहर निकलते हैं, अब बात करते हैं आज का चार्ट का चमत्कार। और इस क्रम में आज चार्ट का चमत्कार आएगा अमित जी के सौजन्य से। अमित जी बताइए क्या पिक किया है आपने इस वक्त। और मीनवाइल निफ्टी बहुत 500 को छू के आ चुका है, तो एक लॉजिकल अगर आप देखें जो इंटरडे स्विंग डाउन साइड टारगेट था वो शायद पूरा हो गया है। मैं याद रखिएगा सिर्फ इंटरडे की बात कर रहा हूं। तो अमित जी बताइए क्या चीज करेंगे अब आप। वीरेंद्र जी, मैं बीएल को चेस करना चाहूंगा। इस मार्केट में भी बीएल इज शोइंग गुड स्ट्रेंथ। स्टॉक अपना 10 डे पे रेस्ट कर रहा है। 2 से 4 दिनों की इसमें हमने एक पुलबैक, ऑर्डरली पुलबैक देखा था और वापस आज इसमें एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इसका आरएसआई इज आल्सो वेल प्लेस्ड अबव 60। तो मुझे लगता है अगर मार्केट में कोई रिबाउंड आएगा तो इट विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग वंस अगेन। 289 का इसका प्राइस है, 285 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 300 रुपए के टारगेट्स आएंगे। ओके बीएल, यस, अच्छा ट्रेड पिक किया आपने अमित जी। और मैं कुछ देर पहले इस चार्ट को देख रहा था मेरी डेरिवेटिव्स की शीट में, वो स्टॉक्स जो कि अगस्त के महीने के कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ लॉन्ग विटनेस कर रहे थे, उसमें यही अपीयर हुआ था 289। वाइल्ड स्विंग के साथ कुछ देर पहले यानी करीब 2:29 के आसपास इसने अपना इंट्राडे हाई क्रिएट किया और ये अगर क्लोज होता है तो ये थर्ड बेस्ट क्लोज भी होगा। यस, अच्छा चार्ट है। जरा प्लीज बीएल का रोल ओवर रखिएगा। इनफैक्ट मैं ही बताता हूँ आपको, अगर आप देखिए रोल ओवर्स क्या है। आज अगर आप डिफेंस स्पेस देखें तो मिड अगस्त तक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग था एचयूएल का, और इस वक्त बीएल का प्लीज रोल ओवर रखेंगे। वो स्क्रीन पे आएगा भी। और मेरे ख्याल से इसका मैंने लास्ट जब देखा था करीब 34% रोल ओवर हो चुका था, और अभी रोल ओवर नहीं 24 हुआ था, 29.55 रोल ओवर अब तक कंप्लीट हो चुका है। एक बार एचयूएल को भी लेके आइएगा। एचयूएल क्या कर रहा है स्क्रीन पर, एक बहुत ही वाइल्ड सीरीज के बाद एचयूएल माफ कीजिएगा, एचयूएल आपकी स्क्रीन पे ट्रेड करता हुआ 2299 की जोन में, 2229 की जोन में एग्जैक्टली अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर। अजीत एक बार बताइएगा, बहुत ही वाइल्ड सीरीज रही एचएल के लिए, जिसमें 19 जुलाई को एक ब्रेकआउट आया था 1731 पे, और 1731 से वन वे 2351 तक का स्विंग। शुक्रवार का लो और आज का लो मीनिंगफुली अगर आप देखें पैरेलली अलाइंड है, एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये फ्लैग भी कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। एक लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या है, और अगर 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को और 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी को वॉलेट ना करे तो क्या अभी भी कमिटेड रहना चाहिए एचएल में? देखिए, इसको आप डेली पे देखेंगे तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आपको कन्विक्शन आएगा कि इसमें बने रहना चाहिए। बिकॉज 2 वीक अगर आप देखेंगे जहां पे की प्रॉफिट टेकिंग जरूर हो रही है, बट बहुत मार्जिनल रिटर्न्स में देखने को मिला है इसको रिकॉर्ड हाई से। और उससे जो 3 हफ्ते पहले की जो कैंडल है वो काफी डिसाइसिव कैंडल थी, वॉल्यूम के साथ बनी थी, तो उसमें मुझे लगता है इतनी जल्दी फेड आउट होने वाली है ये कैंडल। तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट ही करना है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ना मार्केट में डिफेंस रिलेटेड स्टॉक, चाहे वो एस्ट्रा माइक्रो हो, बीडीएल हो, बीईएल हो, यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट हर डिप पे इमर्ज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आपको यही एक रणनीति बना के चलनी चाहिए कि आपको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना है। 2200 लेकर 2180 का जोन मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग जोन होगा यहाँ पे, कि 2100 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अपसाइड को कैप मत करिए, अपसाइड को अपना ओपन रखिए। अपने रिकॉर्ड हाइज दोबारा से रिटेन करता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है एचएल की। एचएल आपकी स्क्रीन में 2223 पैकेट ट्रेड करता है, और आपने एक टेक्निकल आउटलुक समझ लिया यहाँ पर।